चलिए आज चलते हैं दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही खास दौर पे। एक ऐसा दौर, संगम युग, जहां इतिहास को स्याही से नहीं बल्कि कविताओं से लिखा गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी खोई हुई दुनिया को हम फिर से कैसे समझ सकते हैं। इतिहासकार आखिर करते क्या हैं जब किसी दौर के बारे में कह सकते हैं कि कोई सीधे सीधे लिखित रिकॉर्ड्स मिलते ही नहीं। प्राचीन दक्षिण भारत के लिए इसका जवाब छिपा है उसकी कविताओं में। जी हाँ, तमिलकम, जैसा कि इस इलाके को तब जाना जाता था, वहां से हमें मिलता है तमिल साहित्य का एक बहुत बड़ा खजाना, जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं। और सच पूछिए तो इस पूरे युग को समझने का यही हमारा सबसे बड़ा, सबसे मजबूत जरिया है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से सुराग हैं जिनकी मदद से इतिहासकार इस पूरी पहेली को जोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग वो है खुद संगम साहित्य। इन कविताओं में उस दौर की जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर मिलती है, उनके समाज की, उनके व्यापार की, उनके धर्म की एक बहुत ही अनोखी झलक। इसके बाद नंबर आता है पुरातात्विक सबूतों का, मतलब खुदाई में मिली चीजें, पुराने शिलालेख। ये सब हमें उन कविताओं की कहानियों को असलियत की जमीन पर परखने में मदद करते हैं। और हाँ, एक और अहम सुराग है विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण। उस दौर में जो लोग बाहर से यहाँ आए, उन्होंने जो देखा, जो लिखा, उससे हमें एक बाहरी नजरिए से भी इस जगह को देखने का मौका मिलता है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे स्रोत आपस में जुड़ते कैसे हैं। मिसाल के तौर पर पुरातात्विक सबूतों को ही ले लीजिए। सम्राट अशोक के शिलालेखों में चेर, चोल और पांड्य राज्यों का जिक्र मिलता है। वहीं कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख वो तमिल राज्यों के एक संघ को हराने की बात करता है। तो जब हम इन साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरणों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तब जाकर संगम युग की एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। चलिए अब इस युग के नाम के पीछे की कहानी समझते हैं। ये संगम शब्द आया कहां से? इसकी कहानी जुड़ी है उन महान कवि परिषदों से जिसमें मिथक और हकीकत दोनों ही शामिल हैं। तो ये संगम था क्या आखिर? देखिए, इसे आसान भाषा में एक लिटरेरी एकेडमी समझिए। कवियों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों की एक सभा, जिसे पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। और कमाल की बात यह कि किसी भी रचना को तभी पब्लिश किया जा सकता था जब ये सभा उसे मंजूरी दे दे। कह सकते हैं कि ये उस दौर का एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल था। अब जरा तमिल परंपरा के हिसाब से इन संगमों का पैमाना देखिए। सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि ये सभाएं पूरे 9,990 साल तक चलीं। और इनमें हिस्सा लेने वाले कवि, उनकी संख्या भी उतनी ही चौंकाने वाली है। करीब करीब 8,598 कवि। और इन सब को संरक्षण दिया 1950 पांड्य राजाओं ने। जाहिर है, ये जो आंकड़े हैं ये हमें दिखाते हैं कि कैसे इस युग में इतिहास और मिथक एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। लेकिन इस कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। कहते हैं कि जो पहले 2 संगम हुए थे, जिनकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी, उनकी लगभग सारी की सारी रचनाएं हमेशा के लिए खो गईं। क्यों? क्योंकि जहां ये संगम हुए वो शहर समुद्र में समा गए। उस पूरी तबाही में से सिर्फ एक ग्रंथ बचा, सिर्फ एक, और वो था तोल्काप्पियम। ये तमिल भाषा का सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है, जिसे ऋषि अगस्त्य के ही एक शिष्य तोल्काप्पियर ने लिखा था। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे पास आज क्या है? खुशकिस्मती से जो तीसरा संगम मदुराई में हुआ था, उसके कई अनमोल साहित्यिक खजाने आज भी हमारे पास मौजूद हैं। और इनमें से सबसे मशहूर है शिलप्पदिकारम। इसका मतलब है पायल की कहानी। इसे तमिल साहित्य का एक राष्ट्रीय महाकाव्य भी कहा जाता है। इसकी कहानी बहुत ही, कह सकते हैं, ड्रामेटिक है। ये कहानी है कोवलन नाम के एक व्यापारी की, उसकी पत्नी कड़नगी की और माधवी नाम की एक नर्तकी की। कहानी में एक मोड़ आता है जब कोवलन को झूठे इल्जाम में मौत की सजा दे दी जाती है, और फिर उसकी पत्नी कड़नगी के गुस्से, उसके श्राप से पूरा का पूरा मदुरै शहर जलकर राख हो जाता है। वैसे शिलप्पदिकारम तमिल के 5 महान महाकाव्यों में से एक है। इसकी एक सीक्वल भी है, मणिमेखलय, जिसमें हमें बौद्ध धर्म की झलक मिलती है। और एक और है जीवक चिंतामणि, जिस पर जैन धर्म का असर साफ दिखाई देता है। तो ये तो हुई साहित्य की बात। अब जरा साहित्य की दुनिया से बाहर निकलकर संगम युग के राजनीतिक नक्शे पर एक नजर डालते हैं। संगम साहित्य से हमें पता चलता है कि उस समय तमिलकम पर 3 बड़ी ताकतें राज करती थीं।
जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है, उत्तर पूर्व में थे चोल, दक्षिण पश्चिम में चेन और दक्षिण पूर्व में पांड्या। और इन तीनों साम्राज्यों की अपनी अपनी अलग पहचान थी। जैसे चोलों का निशान था बाघ, चेरों का धनुष और पांड्यों का मछली। इनकी अपनी अपनी राजधानियां थीं और करिकाल और नेडुंजेलियन जैसे महान राजा भी हुए, जिन्होंने इस दौर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो सवाल ये है कि आखिर इस ऐतिहासिक दौर की विरासत क्या है? आज हमारे लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, संगम युग को तमिल संस्कृति का क्लासिकल पीरियड यानी कि स्वर्ण युग माना जाता है। ये वो दौर था जब इतिहास और मिथकों ने मिलकर दक्षिण भारत की एक मजबूत, एक मौलिक पहचान गढ़ी। एक ऐसी पहचान जिसने आने वाली सदियों को भी आकार दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दुनिया भर की ऐसी न जाने कितनी प्राचीन कविताओं और कहानियों के अंदर अभी और कितने इतिहास दबे पड़े हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।